और यहाँ तक तो अब हम बात कर रहे थे ओलिगोपली के बारे में, ठीक है, जो इसमें इक्विलिब्रियम होता है, जो प्रोड्यूस क्वांटिटी होती है यानी कि आउटपुट जो होती है वो कहाँ पे सेट की जाती है, प्राइस कहाँ सेट की जाती है। अब हम लोग इसको नट शेल में देख लेते हैं, मीन एक प्रिसाइज समरी में देख लेते हैं कि कौन सी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं ओलिगोपली की फर्म की। पहली तो ये है कि अगर वो जॉइंट प्रोडक्शन करे तो वो ग्रेटर देन होगी मोनोपली की क्वांटिटी से। उसकी जितनी भी प्रोडक्शन है, आउटपुट जो है, उसको अगर हम कंबाइन कर दें तो वो हमेशा ज़्यादा होती है मोनोपली जितनी आउटपुट दे रही है या प्रोडक्शन दे रही है, बट कम होती है कंपेटिटिव फर्म से। जो कंपेटिटिव इंडस्ट्री में जितनी फर्म्स होती हैं वो जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही होती हैं उससे कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है ओलिगोपली, लेकिन मोनोपली से ज़्यादा। बात वही है कि मोनोपली और कंपेटिटिव फर्म्स के मिडल में, बिटवीन में ये लाई कर रही है, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो या चाहे प्राइस की बात हो। सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, मार्केट प्राइस आर लोअर देन द मोनोपली प्राइस बट ग्रेटर देन द कंपेटिटिव प्राइस। प्राइस क्या होगी, वो भी मोनोपली से कम होगी और कंपेटिटिव मार्केट की जो प्राइस होती है या कंपेटिटिव प्राइस जो होगी उससे ज़्यादा होगी, यानी कि फिर प्राइस भी मिडल वाली होगी, मोनोपली और कंपेटिटिव फर्म्स के दरमियान वाली प्राइस, और इसी तरह से मोनोपली और कंपेटिटिव फर्म्स के दरमियान वाली क्वांटिटी ये प्रोड्यूस करेगी। सो हम कह सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो होता है ओलिगोपली का वो मोनोपली से लेस होता है। थर्ड पॉइंट, टोटल प्रॉफिट्स आर लेस देन द मोनोपली प्रॉफिट, लेकिन कंपेटिटिव फर्म से ज़्यादा होता है। ठीक है, कंपेटिटिव फर्म्स जितना प्रॉफिट कर रही होती हैं उससे इसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लेकिन मोनोपली से कम होता है, यानी कि मोनोपली में प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से साइज़ जो है ओलिगोपली का वो इफेक्ट करता है मार्केट के आउटकम को। और साइज ओलिगोपली का क्या मतलब है, यानी कि साइज ऑफ द मार्केट ऑफ द ओलिगोपली, और साइज ऑफ द मार्केट ऑफ ओलिगोपली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट या नंबर ऑफ द सेलर्स। अगर हम इंक्रीज कर देते हैं नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में तो उसका क्या इफेक्ट होगा प्राइस के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर, वो हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज करने का इफेक्ट क्या होगा क्वांटिटी के ऊपर और प्राइस के ऊपर। एक तो ये है कि नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, जब बेचने वाले ज़्यादा करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा होंगी, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब चीज़ें ज़्यादा होंगी, चीज़ें नायाब कम होंगी, मीन से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं तो उनकी प्राइस कम हो जाएगी। इसमें दो तरह के इफेक्ट्स देखने में आते हैं, एक आउटपुट इफेक्ट होता है और एक प्राइस इफेक्ट होता है। बारी बारी दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आउटपुट इफेक्ट क्या होता है। आउटपुट इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से जब अबव सेट की जाती है, ठीक है, तो जब मार्जिनल कॉस्ट से प्राइस को अबव सेट किया जाता है तो उसके अबव सेट करने से क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आउटपुट इफेक्ट। कैसे कि जब प्राइस हमने हायर सेट की मार्जिनल कॉस्ट से, हमने ये बात की थी कि ओलिगोपली में भी हम मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, प्राइस सेट करते हैं। मोनोपली में भी ऐसे ही होता है कि मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हमारी प्राइस हाई सेट होती है। तो जब प्राइस अबव होगी मार्जिनल कॉस्ट से तो इससे क्या होगा, सेलिंग मोर एट द गोइंग प्राइस रेजेज द प्रॉफिट। सेलिंग मोर मतलब आउटपुट इंक्रीज हो रही है। जब नंबर ऑफ सेलर्स आपने इंक्रीज की तो हमारी आउटपुट इंक्रीज हुई। आउटपुट के इंक्रीज होने से अब क्या हुआ कि हम उसी गोइंग प्राइस पे, मीन्स जो मार्केट प्राइस होती है या प्रीवेलिंग उस वक्त की मौजूदा प्राइस के ऊपर जब हम ज़्यादा क्वांटिटी सेल करेंगे, सेलिंग ज़्यादा करेंगे तो इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। इसको आउटपुट इफेक्ट कहते हैं। आउटपुट इफेक्ट यानी कि इसको प्रोडक्शन इफेक्ट भी कह सकते हैं। जब ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करके या ज़्यादा आउटपुट जब आप सेल करेंगे तो ज़्यादा आउटपुट की वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं आउटपुट इफेक्ट। अब दूसरा इफेक्ट है वो प्राइस इफेक्ट है। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, रेजिंग प्रोडक्शन विद इंक्रीज द अमाउंट सोल्ड, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो अमाउंट सोल्ड जो चीज़ें हम बेच रहे हैं वो भी ज़्यादा हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा है। क्वांटिटी अवेलेबल फॉर द सेलिंग इज हायर। तो जब बेचने के लिए हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो क्वांटिटी के ज़्यादा होने से हमारी प्राइस लो हो जाएगी, विच विल लोअर द प्राइस, क्योंकि चीज़ें नायाब कम हैं, मीन चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल हैं। चीज़ें नायाब कब होती हैं, जब चीज़ें कम होती हैं। तो जब चीज़ें ज़्यादा होंगी, मीन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो प्रोडक्शन के ज़्यादा होने से हमारी प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है, और प्राइस के कम होने से हमारा प्रॉफिट पर यूनिट जो है वो भी कम हो जाएगा। प्राइस के कम होने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये हमारा होता है प्राइस इफेक्ट। और क्वांटिटी इंक्रीज जो है, सेलिंग क्वांटिटी को इंक्रीज अगर हम कर दें, उसको इंक्रीज करने से जो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है उसको हम आउटपुट इफेक्ट कहते हैं। ये दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, ये देखने में आते हैं, एक आउटपुट इफेक्ट और एक प्राइस इफेक्ट। और ये कब देखने में आते हैं, जब हम साइज ऑफ द मार्केट ऑफ ओलिगोपली के साथ छेड़छाड़ करते हैं, मीन्स उसको इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स को जब इंक्रीज कर देते हैं।
सो एज द नंबर ऑफ सेलर्स इन एन ओलिगोपली ग्रोज लार्जर, जैसे नंबर ऑफ सेलर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं ओलिगोपली में, देन एन ओलिगोपलिस्टिक मार्केट लुक्स मोर एंड मोर लाइक अ कंपेटिटिव मार्केट। फिर वो कंपेटिटिव मार्केट की तरफ चलना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले स्टेप आता है मोनोपली जहाँ पे सिंगल सेलर है, फिर स्टेप आता है ओलिगोपली जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेलर हैं, ठीक है, लेकिन 5 से कम, 10 से कम, मैक्सिमम 5 या 10 होते हैं, इससे ज़्यादा सेलर्स नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब इससे ज़्यादा जब सेलर्स होंगे, मोर सेलर्स की तरफ जब हम जाते जाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग कंपेटिटिव मार्केट की तरफ इंक्लाइन होते जा रहे हैं, वही बात यहाँ पे बताई गई है। सो प्राइस अप्रोच इज मार्जिनल कॉस्ट। जब हम चलते जाएंगे, सेलर्स ज़्यादा होते जाएंगे, क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो हमारी प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस अप्रोचेज द सोशली एफिशिएंट लेवल। सोशली एफिशिएंट लेवल कौन सा होता है? जहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन या मार्केट इक्विलिब्रियम आ रहा होता है। मार्केट इक्विलिब्रियम वो क्वांटिटी होती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो कि मार्केट में मार्केट प्राइस डिटरमिन करती है और मार्केट क्वांटिटी डिटरमिन करती है, या क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, एक आउटपुट इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, और इसके अलावा नंबर ऑफ सेलर जब इंक्रीज करते जाएंगे तो ओलिगोपली मार्केट जो है कंपेटिटिव मार्केट की तरफ होना शुरू हो जाएगी, या उसकी तरह होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं। और दूसरी क्या बात ये होती है कि आप एफिशिएंट लेवल की तरफ मूव कर रहे होते हो, आपकी क्वांटिटी जो होती है वो एफिशिएंट क्वांटिटी या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन जाती है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, और आपकी प्राइस जो होती है वो जाके मीट कर जाती है मार्जिनल कॉस्ट को। जी, ये इफेक्ट थे जब साइज ऑफ द ओलिगोपली मार्केट चेंज होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्कस किया गया है ओलिगोपली के चैप्टर में, जिसको गेम थ्योरी कहते हैं, और इसको इकोनॉमिक्स ऑफ कॉपरेशन भी कहते हैं। क्यों? गेम थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने बात की यहाँ पे कोऑपरेशन, ठीक है, और इंटरडिपेंडेंस जो है, ये 2 मेन चीज़ें हैं, जो मेन फैक्टर्स हैं जो कि ओलिगोपली की मार्केट में देखने में आते हैं, क्योंकि देयर आर फ्यू सेलर्स। Whenever there are few sellers, then there is a tension of cooperation between the sellers due to self-interest. सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से उनके अंदर एक टेंशन या एक परेशानी या एक प्रॉब्लम देखने में आती है, जिसको कोऑपरेशन की प्रॉब्लम बोलते हैं। अब गेम थ्योरी के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि बीइंग एन ओलिगोपोलिस्टिक और बीइंग एन ओलिगोपोलिस्ट हमें क्या प्रॉब्लम देखने में आते हैं और वो कॉपरेशन का क्या प्रॉब्लम है। सो गेम थ्योरी के थ्रू हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और बेसिकली गेम थ्योरी क्या है ये देखते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या देखना है कि डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से लोग जो हैं वो बिहेव करते हैं, ठीक है, किस तरह से पीपल जो है वो एक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं गेम थ्योरी। गेम थ्योरी बेसिकली इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस। स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस होती हैं टैक्टफुल सिचुएशन, जहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेने पड़ते हैं। उस सिचुएशंस में लोग जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गेम थ्योरी। और गेम थ्योरी क्यों बोल रहे हैं वो आगे जाके हम लोग इसको देखते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अब कौन से होते हैं? स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनको हम लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बोलते हैं। और ये डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं दैट आर इन विच ईच पर्सन डिसाइडिंग व्हाट एक्शन टू टेक, कि आपने कौन सा एक्शन लेना है, मस्ट कंसिडर हाउ अदर माइट रिस्पॉन्ड टू द एक्शन। आप उसमें डिसीजन इस तरह से लेते हो, ये चीज़ जहन में रखते हुए कि बाकी इस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आपको अपने आप को बेहतर किस तरह से करना होगा उनसे। जैसे कि आप किसी भी पेट सिचुएशन में कैसे बेटर बिहेव कर सकते हो। क्यों इस तरह से करते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स जो होती हैं ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में वो स्मॉल होती हैं। सो ईच फर्म मस्ट एक्ट स्ट्रेटेजिकली। स्ट्रेटेजिकली मीन टैक्टफुली, पर्पसफुली, फुली बुलेट प्रूफ आपका वो सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, फुली प्लान्ड होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ गिनी चुनी 4-5 फॉर्म्स होती हो जो कि पूरी मार्केट को ओन कर रही होती है, तो जो भी स्टेप्स आपने लेने हैं वो सोच समझ के स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। इस वजह से स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस में। और इसकी जो स्टडी होती है कि किस तरह से लोग बिहेव करते हैं उसको हम लोग गेम थ्योरी बोलते हैं। सो ईच फॉर्म्स नोज दैट इट्स प्रॉफिट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन हाउ मच इट प्रोड्यूसेस बट ऑल्सो ऑन हाउ मच द अदर फॉर्म्स प्रोड्यूसेस। अब यहाँ पे जब हम 5 लोग हैं या 2 लोग हैं जो कि सारी मार्केट को ओन कर रहे हैं, तो उसको फॉर एग्जाम्पल मैं एक ओलिगोपोलिस्ट फॉर्म हूँ, ठीक है, और मैं एक सेलर हूँ और मेरे साथ एक और सेलर है, ठीक है, मैं हूँ और मेरे साथ एक और सेलर हैं जो कि हम लोग मिलके बना रहे हैं डुओपोली। अब डुओपोली में क्या होता है, 2 सेलर्स हैं, ठीक है। अब हम दोनों ने ये डिसाइड करना है कि कितना प्रोड्यूस करना है। मैंने अकेली ने ये नहीं सोचना कि मैं कितना प्रोड्यूस करूँगी। फॉर एग्जांपल हमारी टारगेट मार्केट है जिसमें सिर्फ 100
कस्टमर्स आते हैं। हमारे गिन चुन के हम इस तरह का प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जिसमें सिर्फ 100 कस्टमर्स हैं जो कि उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं। अब हमने ये सोचना है कि हम कितना प्रोड्यूस करें। हम मतलब हम दोनों ने, मैंने अकेली ने ये नहीं सोचना कि मैंने कितना प्रोड्यूस करना है, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस करना है जो मेरे कंपेटिटर्स जो मेरे साथ दूसरी फर्म है वो प्रोड्यूस करी होगी। हम दोनों का इसमें कॉपरेशन होना चाहिए। हम दोनों फॉर एग्जांपल म्यूचुअल कॉपरेशन से ये डिसाइड करते हैं कि 50 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस करने हैं और 50 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस करने हैं। तो ये क्या है, ये हमारा म्यूचुअल कॉपरेशन है, ठीक है। सो ओलिगोपोली में क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच इट प्रोड्यूसेस ऑन हाउ मच द अदर फॉर्म्स प्रोड्यूसेस। मीन्स कि आपने कितना प्रोड्यूस करना है ये डिपेंड करता है कि दूसरी फॉर्म कितना प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। आप अकेले इस चीज़ का जो है वो एस्टिमेट नहीं लगाओगे। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि मैं कितना प्रोड्यूस कर रही हूँ, मेरा प्रॉफिट इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि दूसरे लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं या दूसरे मेरे साथ जो सेलर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट नोन एज गेम थ्योरी। नाउ वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द प्रिजनर्स डिलेमा। व्हाट इज़ नोन बाय प्रिजनर्स डिलेमा? प्रिजनर डिलेमा हमें जो है वो एक आइडिया प्रोवाइड करता है कि कितनी डिफ़िकल्टी होती है कोऑपरेशन को मेंटेन करने में। जो दो फॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं और मेरे साथ एक दूसरी फॉर्म है, फॉर एग्जांपल जैक एंड जिल की अगर हम कंपनी की बात करें जो वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वाटर पंप कर रहे हैं, तो उनको आपस में कोऑपरेट करने के लिए कितनी डिफ़िकल्टी होती है वो हम प्रिजनर्स डिलेमा के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। या अगर हम ओलिगोपोली की बात करें तो ओलिगोपोली में कोऑपरेशन मेंटेन करने के लिए जो एक्टर्स होते हैं उस मार्केट्स के, ठीक है, जो फर्म्स होती हैं उनको किस तरह से प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है उसको हम प्रिजनर्स डिलेमा के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। सो प्रिजनर डिलेमा प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द कोऑपरेशन। और इसमें जो एक प्रॉब्लम देखने में आती है वो प्रॉब्लम ये है कि लोग जो हैं इसमें ओलिगोपोली मार्केट में कोऑपरेशन इत्तेहाद मेंटेन करने में उनको प्रॉब्लम देखने में आता है। ज़्यादातर यही देखने में आता है कि उनको प्रॉब्लम होता है। What does it mean? It means how often people or the firm fail to cooperate with one another even when cooperation would make them better off. उनको पता है कि अगर वो आपस में कॉपरेट कर लें तो उनको फ़ायदा होगा, मींस दोनों बेटर ऑफ होंगे, दोनों को बेनिफिट होगा। इसके बावजूद वो इस चीज़ में नाकाम हो जाते हैं कि वो कॉपरेशन एक दूसरे के साथ मेंटेन रख सकें। इस प्रॉब्लम को, ये जो बात मैं कर रही हूँ उसको समझने के लिए हम लोग प्रिजनर्स डिलेमा देखेंगे। प्रिजनर्स डिलेमा क्या है? ये पर्टिकुलरली एक गेम है दो कैप्चर्स प्रिजनर्स के दरमियान, ठीक है। जो मुजरिम दो पकड़े हुए हैं उनके दरमियान में एक गेम है जिसके थ्रू हम ये प्रॉब्लम समझेंगे। दैट इलिस्ट्रेट्स, ये क्या इलिस्ट्रेट करता है? वाई कॉपरेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन इवन व्हेन इट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल। क्यों दोनों के दरमियान कॉपरेशन जो है वो करना मुश्किल हो जाता है जब दोनों को पता है कि हम दोनों के लिए फ़ायदा है इसमें। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है डोमिनेट स्ट्रेटजी। डोमिनेट स्ट्रेटजी होती है बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द प्लेयर्स ऑफ द मार्केट। जो उस मार्केट्स के प्लेयर होते हैं या वो जो फर्म्स होती हैं उनके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है उसको हम लोग कहते हैं डोमिनेट स्ट्रेटजी, ठीक है। वो उसको फॉलो कर सकती हैं रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रेटजी चूजन बाय द अदर प्लेयर्स, ठीक है। दूसरों ने जो मर्जी स्ट्रेटजी चूज़ की हो, डोमिनेट स्ट्रेटजी वो होती है जो सबके लिए फ़ायदेमंद होती है या जिसको हम कहते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी। So cooperation is difficult to maintain because cooperation is not in the best interest of the individual player. क्यों कॉपरेशन मुश्किल होता है? इसकी पहली रीज़न तो ये है कि कॉपरेशन इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये किसी एक फॉर्म या इंडिविजुअल फॉर्म के फ़ायदे के लिए नहीं होता। कॉपरेशन में हमेशा अगर आप किसी से कॉपरेट कर रहे हो तो अगर दो फॉर्म्स हैं तो उन दोनों का फ़ायदा होगा, इसलिए ये मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोग अपना फ़ायदा देखते हैं। People see self-interest over the best interest of all the players of the मार्केट, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो सेल्फ इंटरेस्ट को तरजीह देते हैं बजाय इसके कि वो आपस में कॉपरेट करें और दोनों को फ़ायदा हो। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं प्रिजनर्स डिलेमा, जिसमें कॉपरेशन का प्रॉब्लम देखने में आता है। हमने बात की कि दो हम लोगों ने प्रिजनर्स कैप्चर है, हमारे पास प्रिजनर्स हैं, ठीक है। हमने दो प्रिजनर्स को देख लेना है। एक का नाम है, दो कैदी हैं हमारे पास, दो मुजरिम हैं, जिसका एक का नाम चार्ल्स है और दूसरे का नाम बॉबी है। अब चार्ल्स और बॉबी दोनों ने एक जुर्म किया है। फॉर एग्जांपल इन्होंने बैंक में जो है वो रॉबरी की है, ठीक है, बैंक डकैती की है। अब वहाँ पे कॉपरेशन इनमें क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों मान जाएं कि जी हमने चोरी की है, ठीक है, या दोनों खामोश रहें कि जी हमने चोरी नहीं की, ठीक है, साइलेंट रहें, या फिर चार्ल्स मान जाए और बॉबी ना माने, या फिर बॉबी मान जाए और चार्ल्स ना माने, ठीक है। अब ये चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
पहला ऑप्शन क्या है, कन्फेस। कन्फेस यहाँ पे चार्ल्स की ये वाली ड्रॉ की है मैंने, ठीक है। कन्फेस का मतलब ये भी मान गया और चार्ल्स भी मान गया, बॉबी भी और चार्ल्स भी। अब क्या होगा, जब दोनों मान जाएंगे कि हमने चोरी की है, दोनों को 8 साल की कैद होगी, बॉबी को भी और चार्ल्स को भी, दोनों को बराबर सजा मिलेगी 8-8 साल की। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में हम लोग ये देखते हैं जिसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इसने कन्फेस किया, चार्ल्स वाली साइड पे हमें क्या नज़र आ रहा है, कन्फेस, और यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, रिमेन साइलेंट, जिसका मतलब ये है कि बॉबी साइलेंट होगा और चार्ल्स ने कन्फेस कर दिया, चार्ल्स मान गया, चार्ल्स मान गया, उसने कहा कि जी हाँ इस तरह हुआ है, ठीक है। तो इस सीन में क्या है कि चार्ल्स जो है वो उसके फ्री होने के चांसेस हैं कि उसको कोई सज़ा ना मिले, क्योंकि उसने कन्फेस कर लिया और उससे सारा वो जुर्माना लगा के उससे पैसे वापस ले लिया जाए और उसको फ्री कर दिया जाए। लेकिन बॉबी जो है उसको 20 ईयर्स की सज़ा होगी, क्यों, क्योंकि वो साइलेंट रहा। इसमें एक सीन ये भी हो सकता है, तो चार्ल्स जो है उसने कन्फेस किया और उसने बता दिया, सारे का सारा मलबा डाल दिया बॉबी के ऊपर, इसलिए बॉबी जो है वो साइलेंट रहा, इसलिए बॉबी को 20 ईयर्स की जो है वो कैद जो है वो सुनाई गई है। अब दूसरा केस ये होगा कि बॉबी जो है वो कन्फेस कर जाए, ये देखिएगा अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे बॉबी कन्फेस कर रहा है और चार्ल्स जो है वो साइलेंट है। जो भी खामोश रहेगा उसको नुकसान है, यहाँ तो दोनों खामोश रहें, दोनों में से जब भी एक खामोश जो रहेगा उसको नुकसान होगा, उसको 20 ईयर्स की जो है प्रिजनशिप होगी। लाइक अब यहाँ पे चार्ल्स को 20 ईयर्स की है और बॉबी को कितनी है, बॉबी फ्री है, क्योंकि बॉबी ने कन्फेस कर लिया, बॉबी मान गया, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ जो हमने देखा था, हमारे पास फोर्थ जो कॉलम आ रहा है, ये स्क्वायर आ रहा है, इसमें क्या है, दोनों कन्फेस कर जाते हैं, दोनों मान जाते हैं जी हमने रॉबरी की है, हमसे गलती हुई है, दोनों मान गए तो दोनों को 1-1 साल की सज़ा होगी। अब देखिए कोऑपरेशन करना कितना मुश्किल है। अब बॉबी को क्या पता कि चार्ल्स क्या चाह रहा है, चार्ल्स चाह रहा है कि हम दोनों खामोश रहें या हम क्या करें या उन्होंने क्या डिसाइड किया था। अब देखिए कि कोऑपरेशन कितना मुश्किल है। दोनों मान जाते हैं तो दोनों को 8-8 साल की सज़ा होगी, दोनों नहीं मानते तो दोनों को 1-1 साल की सज़ा होगी, और दोनों में से अगर एक कोई मान जाता है तो दूसरे को 20 साल की सज़ा होगी। अब ये कोऑपरेशन हमें शो कर रहा है कि इस तरह की स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में कोऑपरेशन मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है। इसी प्रिजनर डिलेमा को एक और फिगर के थ्रू देखिएगा। इसमें क्या है, प्रिजनर ए जो है वो कन्फेस कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये प्रिजनर बी है वो कन्फेस कर रहा है और प्रिजनर बी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा है, प्रिजनर ए साइलेंट है। जब दोनों ही कन्फेस कर जाएंगे दोनों को 5-5 साल की सज़ा होगी। जब दोनों में से एक कन्फेस करेगा, जो कन्फेस करेगा वो फ्री हो जाएगा, ठीक है, और जो कन्फेस नहीं करेगा, जो खामोश रहेगा उस सिचुएशन में, उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी 20 साल की। इसी तरह ये वाला सीन है जिसमें बी ने कन्फेस कर लिया और ए जो है वो साइलेंट रहा, क्योंकि यहाँ पे ए साइलेंट है, ठीक है, तो उसको 20 साल की सज़ा। अगर दोनों मान जाते हैं तो दोनों को 1-1 साल की सज़ा। ये प्रिजनर्स डिलेमा है जिसके थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से ओलिगोपोली में मुश्किल होता है कॉपरेशन। सो ओलिगोपोलीज एज वी कैन अंडरस्टैंड ओलिगोपोलीज एज प्रिजनर्स डिलेमा। सो हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, हमारे खुद के फ़ायदे की वजह से हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है ओलिगोपोली की मार्केट में रहते हुए कॉपरेशन को मेंटेन करना, ठीक है। सो सेल्फ इंटरेस्ट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द ओलिगोपोली टू मेंटेन अ कोऑपरेटिव आउटकम विद द लो प्रोडक्शन, कि आप प्रोडक्शन कम रखें, हाई प्राइसेस रखें और मोनोपोली प्रॉफिट अपने अर्न करें, ठीक है बच्चों। ये बात हुई हमारी सेल्फ इंटरेस्ट की और कॉपरेशन के प्रॉब्लम की। अगर हम इसको एडवर्टाइजमेंट की गेम के थ्रू अंडरस्टैंड करना चाहें, जैसे हमने वहाँ बात की थी चार्ल्स और बॉबी की, इसी तरह हम यहाँ पे कैमल और मार्क की बात करें तो क्या होगा, या तो दोनों कंपनीज, अगर कंपनीज ये हम किस तरह से यानी कि बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कंपनीज के ऊपर, ओलिगोपोली की फर्म्स के ऊपर। एक फर्म मार्क की है और दूसरी फर्म कैमल की है। अब कैमल क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा या नहीं करेगा, इसी तरह मार्क एडवर्टाइज करेगा या नहीं करेगा। अब इसको भी उसी तरह से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, या तो दोनों फर्म्स एडवर्टाइज करेंगी और प्रॉफिट अर्न करेंगी, या दोनों फर्म्स एडवर्टाइज नहीं करेंगी और प्रॉफिट अर्न करेंगी, या उनमें से एक फर्म एडवर्टाइज करेगी और दूसरी नहीं करेगी। जो नहीं करेगी उसको ऑब्वियसली नुकसान होगा, जो करेगी उसको फ़ायदा होगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह से ये गेम है। अगर दोनों एडवर्टाइज करते हैं तो दोनों को 3 बिलियंस का प्रॉफिट होगा, मार्क को भी और कैमल को भी। इसी तरह अगर हम ये देखें कि मार्क जो है वो एडवर्टाइज नहीं कर रहा, डोंट एडवर्टाइज, और कैमल की तरफ देखें तो कैमल भी एडवर्टाइज नहीं कर रहा, सॉरी यहाँ पे ये एडवर्टाइज कर रहा है। कैमल की तरफ देखें तो कैमल एडवर्टाइज कर रहा है, ये वाला हमने ये देखना है ना बॉक्स, इस बॉक्स के सामने यहाँ पे ये एडवर्टाइज लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ये एडवर्टाइज कर रहा है। सो कैमल एडवर्टाइज कर रहा है तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से इसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 5 बिलियन, और मार्क जो है वो एडवर्टाइज नहीं कर रहा तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 2 बिलियन, ठीक है।
क्योंकि वो एडवर्टाइज नहीं कर रहा। अब थर्ड कॉलम में हम लोग देखते हैं, थर्ड बॉक्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पे कैमल जो है एडवर्टाइज नहीं कर रहा और मार्क एडवर्टाइज कर रहा है। सो मार्क की हमारे पास 5 बिलियन की कमाई हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा, और कैमल की 2 बिलियन की, क्योंकि वो एडवर्टाइज नहीं कर रहा। ठीक है, अब हमने फोर्थ पॉइंट देखना है जहाँ पे दोनों एडवर्टाइज नहीं करे। अगर दोनों एडवर्टाइज नहीं करते तो दोनों का प्रॉफिट जो है वो देखें 4 बिलियन है, यानी कि एडवर्टाइज ना करके दोनों को ही फायदा है। ये देखिए, मार्क गेट 4 बिलियन और बगैर एडवर्टाइजमेंट के साथ 3 मिलियन का था, ठीक है, 3 बिलियन। अब देखिए यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट एडवर्टाइज ना करें अगर दोनों कंपनीज, तो दोनों प्रॉफिट में रहती हैं, और अगर दोनों करें एडवर्टाइज तो दोनों को थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है। तो अब ये कॉपरेशन आप देख रहे हैं कितना मुश्किल है। वो क्या करें, दोनों करें एडवर्टाइज या दोनों ना करें, और अगर दोनों एडवर्टाइज नहीं कर रही तो दूसरा कैसे उस पर एतबार कर ले कि ये एडवर्टाइज नहीं करेगा। उसको तो यही लगेगा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये एडवर्टाइज कर दे तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, तो ये रिटर्न एग्रीमेंट्स होते हैं, रिटर्न इनको एग्रीमेंट करना पड़ता है कि किस तरह से हम लोग स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस में बिहेव करेंगे। सो गेम थ्योरी और ओलिगोपोली का बिहेवियर जो है वो इस गेम से जो है वो ओलिगोपोली का बिहेवियर बहुत सिमिलर है। जो अभी हमने गेम थ्योरी पढ़ी, इस गेम थ्योरी में हमें ये पता चलता है कि जो प्लेयर्स हैं फर्म्स के, वो किस तरह से एक्शंस लेते हैं और क्या डिसाइड करते हैं। और नैश इक्विलिब्रियम कब देखने में आता है, ये वाला नैश इक्विलिब्रियम है जिसमें दोनों फर्म्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, एडवर्टाइज कर रही हैं।